हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, उस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने देखा था डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, एनेंशियोमर क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि रेसमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं। रेसमिक मिक्सचर, तो हेडिंग पड़ेगा क्या, रेसमिक मिक्सचर। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये है रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर क्या है। ठीक है बेटा, तो ये अगर रेसमिक मिक्सचर की बात करोगे तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इन एंशियोमर या इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इन एंशियोमर आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। This racemic mixture is optically inactive due to the external compensation। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेसमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, या अगर और लैंग्वेज की बात करोगे, साइंटिफिक लैंग्वेज की, तो रिजॉल्वेबल। अगर ऑप्टिकल आइसोमर यानी हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नॉन रिजॉल्वेबल यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो बहुत सारे टर्म है। ठीक है, तो रेसमिक मिक्सचर होता क्या है बेटा, बेसिकली इट इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इन एंशियोमर या डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। दिस रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इन एंशियोमर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इन एंशियोमर enantiomers are called racemic mixture, are called racemic mixture। ठीक है, तो equimolar mixture of D and L in enantiomer are called racemic mixture। It is denoted by या represented by, it is denoted by what, D और L एक ही साथ होगा और प्लस माइनस। ठीक है, ये इससे डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर इज, नेक्स्ट लिखोगे रेसमिक मिक्सचर is optically inactive due to external compensation। This is the important point। Racemic mixture is optically inactive ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। और मीजो कंपाउंड क्या था बेटा, इंटरनल कंपनसेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन, और मीजो कंपाउंड जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है बेटा, तो बेसिक डिफरेंस यही है। यानी इक्विमोलर मिक्सचर डी एंड एल फॉर्म की बात करोगे, इक्विमोलर यानी 50-50% अगर दोनों बन रहे हैं, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म, तो उसे क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। यानी एनेंशियोमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यानी ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनेंशियोमर। अब एनेंशियोमर होगा तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे बट नॉट सुपर इम्पोज करेंगे। एक डी फॉर्म में जाएगा यानी एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एक डी फॉर्म में यानी क्लॉकवाइज वाला डी फॉर्म में और एंटी क्लॉकवाइज वाला
एल फॉर्म में, डी और एल। अगर ये दोनों का मिक्सचर, यदि डी और एल बन रहा है एनेंशियोमर, अगर दोनों का मिक्सचर इक्वल हो जाए, इक्विमोलर मिक्सचर हो जाए, यानी 50-50 100% में अगर 50-50 हो जाए तो क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर। मान लो टोटल हमारा 80% बन रहा है एनेंशियोमर, उसमें यदि इक्वल बढ़ जाए, 40-40 रेशियो हो जाए, तो क्या हो जाएंगे, रेसमिक मिक्सचर। यानी इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म या इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इन एनेंशियोमर और कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ये डिनोटेड किया जाता है, डी और एल एक ही ब्रैकेट में होगा और प्लस माइनस साइन एक ही ब्रैकेट में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपाउंड क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर होगा। ठीक है बेटा, यानी अगर हम बात करेंगे, अगर ये बात करें रेसमिक मिक्सचर की कंसेप्ट की, तो ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास करता है, मान लो हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में क्या है, एक डी फॉर्म है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये देखो बेटा, ये है, ये क्या है, इक्विमोलर इक्विमोलर मिक्सचर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये जब लाइट पास करेगा तो एक क्या होगा, एक डी वाला होगा। अगर ये डी फॉर्म वाला है तो डी वाला इधर रोटेट करेगा। ठीक है, यानी अगर ये डी वाला है, डी फॉर्म है, ये डी फॉर्म है मान लो, तो ये क्या करेगा, इधर रोटेट करेगा। और अगर एल वाला है, ये एल फॉर्म में होगा तो इधर रोटेट करेगा। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर बात करोगे तो इससे जो रे पास होंगी, इससे जो रे पास होंगी वो क्या होंगी, इधर आएगा। यानी कि ओवरऑल अगर बात करोगे तो ये इस फॉर्म में था तो क्या होगा, ये इस इधर था तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मान लो हम इसको क्या करें, इसको हम रेड से डिनोट कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज, और वो क्या कर रहा है, ब्लैक से है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा, जब पास करेगा तो इधर आएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, और माने इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हो गया। देखो यहाँ पे इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रिस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज हुआ, इस साइड रोटेट किया, यानी डी वाला है, और ये एल वाला है, एल वाला क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एल वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा। ठीक है, ओरिजिनल हमारा क्या था, ओरिजिनल ये था, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा बेटा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी अगर बात करोगे तो ये इनका आ जाएगा और ये इसका आ जाएगा। यानी जितना रोटेट ये किया क्लॉकवाइज, उतने रोटेट ये किया, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिए, इसलिए क्या हो गए, अगर ये सिंगल फॉर्म में थे डी और एल में, या अनइक्विमोलर है, इक्विमोलर नहीं है, तो कुछ अगर मान लो ये 20 डिग्री रोटेट कर रहा है, ये 30 डिग्री रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 20-20 कैंसिल, और जो एक्सेस होगा वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बट यहाँ पे इक्विमोलर मिक्सचर होने के कारण दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, सेम एक्सटेंट पे रोटेट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। उसका रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी नेट रोटेशन हमको क्या मिला, नेट रोटेशन हमको मिला जीरो। यानी यहां पे लिखोगे नेट रोटेशन जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन। और मीजो कंपाउंड में मैं बताया था, वहां पे क्या था, वहां पे 2 कायरल सेंटर था बट प्लेन ऑफ सिमेट्री था, वहां पे ऑप्टिकली इनएक्टिव था ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेसमिक मिक्सचर जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डी और एल फॉर्म दो अलग अलग चीजें हैं। एक डी फॉर्म में है यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक एल फॉर्म में है लीवो रोटेटरी। तो डी वाला जितने एक्सटेंट पे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज उतने एक्सटेंट पे एल वाला रोटेट करेगा। दोनों का नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो। यानी दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल के थ्रू रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड में क्या था? एक ही मॉलिक्यूल में देखोगे, एक ही मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री था, उस मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो रहा है? एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। उस कंडीशन में वहां पे क्या था? उस कंडीशन में वहां था इंटरनल कंपनसेशन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ क्या? ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ मीजो कंपाउंड एंड रेसमिक मिक्सचर। ठीक है बेटा, तो इसी को बोलते हैं क्या? रेसमिक मिक्सचर। हमने यहां आपको इसलिए बताया सीक्वेंस में कि आप इसको क्या करें, आप इसको अच्छे से तैयार करें। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन, external compensation followed by internal compensation and internal compensation followed by external compensation। तो only external compensation। उसी तरह आया हुआ है भी क्वेश्चन है कि मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं? ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, यह तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? रेसमिक मिक्सचर एंड मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, अब क्या है? मीजो कंपाउंड इंटरनल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन रिस्पेक्टिवली, या एक्सटर्नल इंटरनल रिस्पेक्टिवली। तो जो जिस फॉर्म में होगा आपको टिक करना है, यानी मीजो कंपाउंड इंटरनल कंपनसेशन एंड रेसमिक मिक्सचर एक्सटर्नल कंपनसेशन। ओके बेटा, अब इंटरनल कंपनसेशन क्या है? कि सेम मॉलिक्यूल में एक दूसरे का रोटेशन कैंसिल आउट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। यानी उसके अंदर हो रहा है, यानी अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो इंटरनल ऑर्गन हमारा इफेक्ट होता है। ठीक है, और यदि किसी दो व्यक्ति के रूप में, यदि दो पर्सन के बीच में अगर एक्सीडेंट, तो उसको बोलेंगे क्या? एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपनसेशन। ओके बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट होगा फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात करोगे when terminal group are different, तो फर्स्ट है when terminal group are different। ठीक है, यानी कह सकते हो टर्मिनल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो, यानी मॉलिक्यूल जो है कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू, यानी मॉलिक्यूल क्या होगा? व्हेन टर्मिनल ग्रुप आर डिफरेंट, और मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट।
2 इक्वल हाफ, ठीक है। देन नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर जो होंगे वो हो जाएंगे 2 पे पावर n, वेयर n इज वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। तुम चायरल भी बोल सकते हो, कायरल भी बोल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है क्या तुम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल टर्मिनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट हो, उस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे, उस कंडीशन में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे किसके बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होगा वो हो जाएगा क्या, ये 2 पे पावर n, ठीक है बेटा। एंड टर्मिनल ग्रुप आर सिमिलर, दूसरा क्या है, सेकंड, व्हेन टर्मिनल ग्रुप आर सेम और molecule when terminal group are same or molecule can be divided into 2 equal half या 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। अब देखो व्हेन टर्मिनल ग्रुप आर सेम, यहां पे टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट था, उस कंडीशन में क्या था, तो वहां पे अब लिखोगे, यहां पे इसमें भी 2 पार्ट हैं, व्हेन नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज इवन, यानी n का वैल्यू क्या हो, इवन में हो, वे नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज इवन, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, n क्या है, n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, वेयर हम लिखवाया था यहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, या तुमको बुक में लिखेगा एसिमेट्रिक कार्बन, दोनों ही सेम है, और इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर। तो व्हेन नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज इवन, देन उस कंडीशन में अगर बात करोगे नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, हम ऑप्टिकली एक्टिव की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव की बात करोगे तो यहां पे नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 2 पे पावर n-1, 2 पे पावर n-1। एंड नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करोगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पे पावर n-1 बाई 2, ठीक है, 2 पे पावर n-1 बाई 2, सॉरी 2 पे पावर n-2 बाई 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल यानी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करोगे तो टोटल फॉर्म कितने हो जाएंगे, टोटल अगर पूछता है टोटल आइसोमर, टोटल फॉर्म कितने हो जाएंगे, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव तो 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n-2.2। तो ये फॉर्मूले हैं सब, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, n क्या है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, उसी तरह नंबर ऑफ ऑप्टिकली ये है इनएक्टिव, और टोटल अगर पूछता है तो टोटल का कंडीशन
ये हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ रहा है कि क्या नंबर ऑफ रेसमिक फॉर्म, नंबर ऑफ रेसमिक फॉर्म, नंबर ऑफ रेसमिक फॉर्म की बात करेगा तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे यानी 2 पे पावर n-1 अपॉन 2, ये नंबर ऑफ रेसमिक यानी रेसमी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी ऑप्टिकली DNL इनेंशियोमर है, ठीक है, इनेंशियो फॉर्म में होगा, तो नंबर ऑफ रेसमिक फॉर्म 2 पे पावर n-1 by 2। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये क्या था, when number of chiral carbon is even, यानी n क्या होगा, n की वैल्यू, n होगा जो वो इवन हो, n की वैल्यू क्या हो, इवन हो। when number of chiral carbon is even, यानी n की वैल्यू क्या हो, इवन हो। जब ऑड होगा उस कंडीशन में क्या होगा, when, यहां पे लिखोगे when n क्या हो, ऑड हो, यानी नंबर ऑफ कायरल सेंटर क्या हो, ऑड में हो। when n is odd या when n is odd, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहां पे उस कंडीशन की अगर बात करोगे तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये जो होगा वो 2 पे पावर n-1 माइनस 2 पे पावर n-1 अपॉन 2, 2 पे पावर n-1 फिर 2 पे पावर n-1 by 2 ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करोगे तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 2 पे पावर n-1 अपॉन 2, ये है। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल फॉर्म की बात करो तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 2 पे पावर n-1 ऑप्टिकली एक्टिव, 2 पे पावर n-1 माइनस 2 पे पावर n-1 का हाफ ऑप्टिकली एक्टिव वाला, फिर क्या हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव, टोटल फॉर्म की बात करोगे और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2 पे पावर n-1 अपॉन हाफ, ये वाला। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टोटल फॉर्म क्या हो जाएगा 2 पे पावर n-1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, मीजो फॉर्म कितने होंगे यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव, और रेसमिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दोगे, इस सब का हाफ कर दोगे तो रेसमिक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है क्या, ये है कुछ फॉर्मूले जो आपको यूटिलाइज करने होंगे कहां पे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इसका हम यूज करते हैं। तो यहां पे देखो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ये है सी है, यहां पे OH ग्रुप है, COOH ग्रुप है, H है, Br है, H है और COOH ग्रुप है। ठीक है, यहां पे देख सकते हो नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर यानी कायरल सेंटर की बात करोगे तो एक कायरल सेंटर ये हो गया और दूसरा कायरल सेंटर ये हो गया, दो कायरल सेंटर है। और मॉलिक्यूल का जो टर्मिनल एंड है यानी ये देखो और ये देखो, यानी दोनों क्या है, डिफरेंट है, यानी दोनों ग्रुप टर्मिनल एंड का मतलब मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, तो इसको 2 इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते हो। जब 2 इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते हो तो इस केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इसका अगर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करोगे
तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। नंबर ऑफ कायरल सेंटर बेटा क्या है 2 है, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो n की वैल्यू 2 है, यानी टोटल 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे। तो मॉलिक्यूल क्या है, टर्मिनल इंडिफरेंट है, यानी मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। उस कंडीशन में इस फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे। अगर मान लो यहीं पे ये हटाकर, ठीक है, ये हटाकर ये ग्रुप ऐड कर देता, ठीक है, ये हटाने के बाद ये वाला ग्रुप अगर लिखता है, अब इस कंडीशन में मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। n क्या है, n इज इवन, ठीक है, n क्या है बेटा, n इवन है, यानी n की वैल्यू जो दिया हुआ है n इज इक्वल टू 2 ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कायरल सेंटर। अब n इवन है तो क्या पूछेगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो यहाँ पे व्हेन नंबर ऑफ कायरल सेंटर यानी कायरल का इवन, यानी n इवन है, मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, ठीक है, इस इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव की बात करोगे, यानी नंबर ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछेगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे, तो 2 पे पावर n माइनस 1, यानी 2 पे पावर ये 2 माइनस 1, यानी 2 पे पावर 1, यानी 2। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे 2 पे पावर n माइनस 2 अपॉन 2, यानी क्या हो जाएगा, तो 2 पे पावर n माइनस, n की वैल्यू क्या है 2 है, 2 माइनस 2 अपॉन 2, यानी 2 पे पावर 0, और 2 पे पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, पढ़े हो मैथमेटिक्स में। तो ये क्या हो गया 2 और 1 3, यानी टोटल की बात करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 2 प्लस 1 3, या टोटल इससे निकाल सकते हो, वही आएगा वैल्यू 3 ही आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, इस तरह से हम अलग अलग जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, हटाते हैं इसको। अगर मान लो ये दिया हुआ है C, एक मिनट, C OH H H OH OH ये देखो, इस कंडीशन में देखो कायरल सेंटर कितने हैं, कायरल सेंटर हमारे पास ये तो होगा नहीं क्योंकि दोनों ग्रुप सिमिलर हैं, तो एक कायरल सेंटर ये हो गया, 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 और एक कायरल सेंटर ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन सेंटर है। ठीक है, 5 कार्बन सेंटर है, और मॉलिक्यूल को अगर यहां से काटोगे तो 1 2 3 यानी इक्वल हाफ में बटेगा। अगर इस बीच से काटते हो तो इक्वल हाफ में बटेगा, या हम मान लो इसको क्या करते हैं,
ये हो गया H एंड दिस इज OH। यानी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 कायरल सेंटर है, ठीक है। और 4 कायरल सेंटर की बात करोगे यानी ये कायरल सेंटर नहीं है, अगर इस मॉलिक्यूल को इस बीच से काटो तो इक्वल हाफ में बट रहा है, इसके बीच से काटोगे तो इक्वल हाफ में बटेगा, ठीक है। जब इक्वल हाफ में बटेगा, n क्या है इवन नंबर है और इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n क्या है इवन है, यानी n की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा 4, नंबर ऑफ कायरल सेंटर 4 है, n इवन है यानी n इवन है, तो हमको क्या लगाएंगे ये वाला नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव की बात करोगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव ये मैं इसलिए रखा हूं यहाँ पे ताकि आपको क्या हो इजी वे में आप इसको करोगे। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव की बात करो 2 पे पावर n माइनस 1 यानी 2 पे पावर n क्या है 2 पे पावर 4 माइनस 1 यानी 2 पे पावर 3 यानी 2 क्या हो जाएगा 8 नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करोगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म की बात करोगे 2 पे पावर n माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 पे पावर 4 माइनस 2 अपॉन 2 यानी 2 पे पावर 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल हमको क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, हाउ मेनी ऑप्टिकली इनएक्टिव और टोटल कितने होंगे। तो कोई एक भी पूछ देगा तो आप इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो, ठीक है बेटा। उसी तरह अगर हम बात करें यहां पे, ठीक, इसका हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में, अगर ऑड है तो ऑड है उस कंडीशन में, अगर मान लो यहां पे हमको दिया है COH H H OH H OH H OH H C H H एंड OH। तो इस कंडीशन में देखोगे तो क्या है यहां पे 1 2 3 है और मॉलिक्यूल क्या है when n is odd, ठीक है, ऑड है और मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। यहां से डिवाइड करो, यहां से अगर रखोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करोगे, ऑप्टिकली एक्टिव की बात करोगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा 2 पे पावर n माइनस 1 माइनस 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। यानी अगर बात करोगे तो यहाँ n क्या है, n जो है वो 3 है मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव की बात करोगे तो 2 पे पावर n माइनस 1 माइनस 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लगाए होंगे ये वाला, तो ये वाला लगा दो तो 2 पे पावर 3 माइनस 1 यानी कि ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2 पे पावर n क्या है 3 है यानी 3 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 2 पे पावर 4 हो गया, ये माइनस 2 पे पावर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये क्या हो गया 2 आया, ठीक। उसी तरह अगर मान लो कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करोगे तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा 2 पे पावर n माइनस 1 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 2 यानी n क्या है 3 है, तो 3 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा बेटा ये 2, ठीक है। और टोटल कितने हो जाएंगे 4, टोटल कितने हो जाएंगे 4, टोटल हमको 2 और 2 4 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस तरह से हम
मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो CH2 CH2 CH2, ठीक है। ये है, ठीक है। मॉलिक्यूल के पास क्या है, एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है। कैसे, तो ये एक हाइड्रोजन होगा ना, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोजन CH2, ठीक है। उसी तरह यहां पे देखोगे तो ये दो कायरल सेंटर यानी n इक्वल टू क्या है 2 है, और मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला लगा दो, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2 पे पावर n-1, ठीक है। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिकली एक्टिव निकाल सकते हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट करते हैं, तो अगर बात करें इसके में तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 2 पे पावर n-1, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, 1 है, n की वैल्यू 2 रखोगे 2 आ जाएगा। उसी तरह ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करोगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, तो 2 पे पावर n-2/2, तो क्या हो जाएगा बेटा, n की वैल्यू 0, 2 पे पावर 0 यानी 1, 2 पे पावर ये 0 हो जाएगा यानी 1, टोटल 3। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर दिया है क्या नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो हम उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि रेसमिक जो मिक्सचर बना हुआ है उस रेसमिक मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं, यानी डीएल फॉर्म में है, उस डीएल फॉर्म से प्योर फॉर्म में डी और एल दोनों को अलग करते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू प्योर फॉर्म इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। रिजोल्यूशन का सिंपली वर्ड ये है कि जो डीएल मिक्सचर बना हुआ है रेसमिक मिक्सचर का, उसको दोनों को अलग अलग सेपरेट करना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन। और इस रिजोल्यूशन का रिवर्स जो आता है, यानी डीएल मिक्सचर से फिर से रेसमिक मिक्सचर में जाना, उसको बोलते हैं रेसमाइजेशन, ठीक है। तो वो सब टर्म धीरे धीरे आपको पास आएंगे और ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अब जब आप 12th में जाओगे रिएक्शन आएगा तो पूछता है रेसमाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है, रिजोल्यूशन क्या है, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म है और ये छोटे छोटे टर्म ही आपको क्या करेंगे, आपको एक कंसेप्ट देंगे और उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा। तो हेडिंग डालो क्या, रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर की बात करोगे तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, यहां पे लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, the process of separation of racemic mixture
इंटू डी एन इंटू, एक मिनट, इंटू डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। अगर हम मान लो रेसमिक मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, इस रेसमिक मिक्सचर को हम क्या डी और एल फॉर्म से डिनोट करते हैं या प्लस माइनस फॉर्म से डिनोट करते हैं। इसी रेसमिक मिक्सचर को हम क्या करेंगे, डी को अलग और एल को अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्व कर दिए, नहीं बोलते हमने रिजोल्व कर दिया, केस को रिजोल्व कर दिया, यानी इस मिक्सचर को, दोनों मिक्सचर थे इक्विमोलर मिक्सचर, उसको हमने रिजोल्व कर दिया। ठीक है, अब ये इतना इजी नहीं होता है बेटा, क्योंकि इक्विमोलर मिक्सचर है ना, इनको सेपरेट करना इतना इजी नहीं होता है, इट इज ए डिफिकल्ट टास्क, आप किसी तरह सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, अब यहां पे लिखोगे डी एन एल फॉर्म, डी एन एल फॉर्म यानी रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है, इनेंसियो हमारा डी एन एल फॉर्म हैव सेम या आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज and chemical property, so they cannot separated by ordinary method, ये ऑर्डिनरी मेथड से सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, हाउएवर दे कैन बी सेपरेटेड बाय, फॉलोइंग मेथड। वो मेथड क्या है, पहले इसको छापो। ठीक है बेटा, इसको छापो पहले, फिर मेथड लिखवाता हूं। ठीक है, अगर मेथड की बात करोगे तो मेथड लिखते हैं, कौन कौन से मेथड है। तो फर्स्ट जो मेथड है बेटा, उसको बोलते हैं मैकेनिकल सेपरेशन, ठीक है बेटा। दूसरा जो है वो है बायोकेमिकल और इसी को बोलते हैं माइक्रोबियल सेपरेशन। थर्ड जो मेथड है वो है केमिकल मेथड या केमिकल सेपरेशन। फोर्थ की बात करोगे डाई स्टीरियो स्टीरियोट्रॉपिक मेथड। फिफ्थ की बात करोगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक,
टेक्निक एंड 6 की बात करोगे सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन मेथड या क्रोमेटोग्राफिक मेथड लिख दो। तो ये सब क्या है बेटा, ये है सेपरेशन के मेथड। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये सब है सेपरेशन के मेथड कि हम कैसे इसको सेपरेट आउट करेंगे। यानी कि जो हमारा मिक्सचर दिया है रेसमिक मिक्सचर, उसको हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे। दिस इज द मेथड टू यूटिलाइज फॉर द सेपरेशन ऑफ दिस रेसमिक मिक्सचर। ये मेथड क्यों यूटिलाइज करते हैं बेटा, तो कह रहा है कि रेसमिक मिक्सचर में डी एंड एल फॉर्म है, यानी एनएंशियोमेरिक फॉर्म में है, यानी डी और एल फॉर्म है। उस डीएल फॉर्म का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। और जब आइडेंटिकल होगा तो कोई भी चीज अगर एक ही समान है, आइडेंटिकल है, तो उसको सेपरेट आउट करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, उसको सेपरेट आउट करना क्या है, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास सपोज करो क्या है, एक अगर हम ऐसे बात करें, नॉर्मल बात करें, तो क्या करेंगे, अगर हमारे घर में क्या है, घर में अगर क्या है, अगर राई है, छोटे छोटे दाना है, ठीक है, उस राई में कोई और उसी कैटेगरी का ऐड कर देंगे। ठीक है, उस राई में कुछ और ऐड कर दिए तो उसको सेपरेट करना क्या हो गया, उसी साइज का डिफरेंट हो गया। और यदि उसी राई को अगर हमने गेहूं में ऐड कर दिया, ठीक है, तो दोनों का साइज डिफरेंट है, हम इजिली सेपरेट कर देंगे। तो सेम यहां भी है, आइडेंटिकल और फिजिकल, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिकल होने के कारण इनका सेपरेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हम टेक्निक यूटिलाइज करते हैं, एंड दिस टेक्निक इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ व्हाट, रेसमिक मिक्सचर। तो कभी कभी अगर नीट की एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो तो क्या हो सकता है, रिजोल्यूशन इज कैरिड आउट बाय, कोई इसमें से एक दे देगा, यानी कि रिजोल्यूशन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इसमें से कोई एक दे देगा। तो क्वेश्चन बनाने वाले को कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आपको कंसंट्रेट होना है कि आप कहां तक उसको क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो आपको उस पर ध्यान देना है कि आप कहां तक उसको पढ़ रहे हो और किस तरह से आप यूटिलाइज कर रहे हो चीजों को। यानी अब आपके पास ये होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन फ्रेम करना अब आपके दिमाग में शुरू हो जाना चाहिए। आपने 10th पास कर लिया, रटा रटाया जो था वो खत्म हो चुका है। अब आप कंसेप्चुअल पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट बनाइए, उस पर थिंक करिए, ठीक है, कि क्या पूछा जा सकता है। अभी आपको नहीं आएगा, बट धीरे धीरे डेवलप करते करते एक कंडीशन ये आएगा कि आपको लगने लगेगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे इस एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई क्या है, बेकार नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे देखो, दिस मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें मैकेनिकल सेपरेशन की, मैकेनिकल सेपरेशन में क्या करते हैं कि अगर मान लो रेसमिक मिक्सचर है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, क्रिस्टल बनाया हुआ है, क्रिस्टल के फॉर्म में है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम बड़े वाले क्रिस्टल को छोटे वाले क्रिस्टल से सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द मेथड, यानी मैकेनिकल सेपरेशन यूटिलाइज करते हैं व्हेन रेसमिक मिक्सचर इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, देन बाय द यूज ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास द लार्जर पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल इज इजिली सेपरेटेड बाय ए स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। मान लो एक डी वाला है जो लार्जर साइज का पार्टिकल बनाया है, एल वाला है वो स्मॉलर का है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, देखते हो आंख के सामने ऐसे करके देखते हैं, जो गोले वाला होता है उसमें बड़ा दिखाई देता है। तो जब बड़ा दिखाई देगा तो बड़े वाले पार्टिकल को उसमें और बड़ा हो जाएगा, बड़े वाले पार्टिकल को छोटे वाले पार्टिकल से हम क्या करेंगे, हैंड पिकिंग कर लेंगे, यानी हैंड के थ्रू स्पैचुला से उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो दिस इज द मैकेनिकल सेपरेशन। तो इसमें
मैं ज्यादा डिटेल आपको लिखवाऊंगा नहीं, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको बुक से कवर कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूं टू द पॉइंट कि होता क्या है। मैकेनिकल सेपरेशन यानी हम अपना क्या करेंगे, अगर रेसमिक मिक्सचर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से उसके क्रिस्टल को अलग कर सकते हैं, दैट इज द मैकेनिकल सेपरेशन। देन आया हमारा क्या, बायोकेमिकल और माइक्रोबियल सेपरेशन। इसके नाम से ही यूज हो रहा है कि कोई माइक्रोब यूज किया गया है। सपोज करो हमारा रेसमिक मिक्सचर है, DNL फॉर्म में है, ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर है। हम क्या करेंगे, उसी रेसमिक मिक्सचर में क्या माइक्रोब को ग्रो करा देंगे, माइक्रोब को ग्रो करा देंगे। जैसे मान लो हमारा क्या है, पेनिसिलियम ग्लैकम माइक्रोब है, ठीक है, वो बायोलॉजी वाले जो पढ़ेंगे उसमें आएगा। पेनिसिलियम ग्लैकम एक माइक्रोब है, ठीक है, उस माइक्रोब को क्या कर सकते हैं, फंगस है, उस फंगस को हम क्या कर सकते हैं, करते हैं उस रेसमिक मिक्सचर में ग्रो कराते हैं। तो क्या करेगा, किसी डी फॉर्म को या एल फॉर्म को वो क्या कंज्यूम कर लेगा, यानी वो खत्म, नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और डिस्ट्रॉय कर देगा तो एक प्योर फॉर्म होगा, उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बेकार मेथड होता है, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल जो होते हैं यानी हाफ अमाउंट हमारा क्या होता है, बेकार हो जाता है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। यानी हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब, माइक्रोब के हेल्प से रेसमिक मिक्सचर को DNL फॉर्म में क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। देन इट इज कॉल्ड माइक्रोबियल सेपरेशन, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल था, पेनिसिलियम ग्लैकम को हम क्या करते हैं, अमोनियम हम यूज करते हैं क्या, रेसमिक अमोनियम टार्टरेट, अमोनियम टार्टरेट के रेसमिक मिक्सचर में क्या करते हैं, उस अमोनियम टार्टरेट के रेसमिक मिक्सचर में क्या पेनिसिलियम ग्लैकम को ऐड कर देते हैं। तो क्या करता है पेनिसिलियम ग्लैकम, जो डी वाला फॉर्म है, ठीक है, जो डी वाला फॉर्म है, डी और एल इक्विमोलर में है, डी वाले फॉर्म को कंज्यूम कर देता है, यानी क्या करता है, खुद को खा लेता है, एल वाले फॉर्म को छोड़ देता है। तो जो एल वाला फॉर्म है उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। दिस मेथड हैव ड्रॉबैक बिकॉज हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल हैव डिस्ट्रॉयड, आधा मॉलिक्यूल इसमें खत्म हो जाते हैं, तो ये ड्रॉबैक है। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है केमिकल मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड, ये बेस्ट मेथड है सेपरेशन के लिए, बेस्ट है, ठीक है। केमिकल मेथड्स की बात करेंगे तो क्या करते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, रेसमिक मिक्सचर इक्विमोलर मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में ले जाएंगे, यानी किसी कंपाउंड से जो रेसमिक मिक्सचर है उसको कंबाइंड कर देंगे किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से। तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव से सब्सटेंस से कंबाइंड होगा, उस कंडीशन में इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगी, सॉल्युबिलिटी में चेंज आएगी। अब जब सॉल्युबिलिटी में चेंज आएगी तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे और फ्रैक्शनल, ठीक है, और डिफरेंट सॉल्वेंट का फ्रैक्शन यूज करके उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो दिस मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। यहाँ पे हमको लॉस जो होता है वो कंपाउंड का बहुत ही निग्लिजिबल होता है, इसलिए बेस्ट मेथड है। यानी सिंपल वे में केमिकल सेपरेशन में क्या करते हैं बेटा, केमिकल सेपरेशन में किसी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं रेसमिक मिक्सचर से, उसका जब कंबाइंड करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। और जब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, यानी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, उसको डिफरेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है। यानी सॉल्वेंट के थ्रू हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। ईथर में, अल्कोहल में डिसॉल्व करोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो डिसॉल्व होगा, नहीं होगा तो नहीं डिसॉल्व होगा, या दूसरे स्टेट में कोई डिसॉल्व होगा दूसरा नहीं होगा, तो दोनों को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो दिस मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर
केमिकल का यूज किया गया है, इसीलिए इसको केमिकल मेथड। यहाँ बायोलॉजिकल सब्सटेंस का यूज किया है, बायोलॉजिकल मेथड। यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास हैंड का यूज किया गया है, दिस इज द मैकेनिकल सेपरेशन। यहाँ डाइस्टीरियोटॉपिक मेथड, यानी डाइस्टीरियोटॉपिक मेथड को रेसमिक मिक्सचर को हम डाइस्टीरियो में कन्वर्ट कर देते हैं, और डाइस्टीरियोमर का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, हम उसको इजी वे में इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करके सेपरेट कर लेंगे। तो ये भी मेथड अच्छा है, डाइस्टीरियोमेटिक मेथड भी हमारे लिए सुटेबल है। फिर क्या है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर का सॉल्यूशन बनाएंगे और एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर आता है, ठीक है, उस पेपर को उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो डी वाला फॉर्म जो होगा उस पेपर से चढ़ के ऊपर आएगा, एल वाला भी आएगा, तो दोनों का पॉइंट अलग अलग मिलेगा। फिर उसको हम आयोडीन वेपर में जैसे ऐड करेंगे या वेपर डेवलपर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, अलग अलग स्पॉट दिखता है, यानी डी वाले का अलग स्पॉट आएगा कलर का, एल वाले को कलर आएगा। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक मेथड से हम सेपरेट कर लेते हैं। उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारा मेथड है, तो मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक बताया कि कैसे सॉल्व आउट करते हैं। किसी भी मिक्सचर का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, उसका एक ड्रॉप रखते हैं, ठीक है, उस पेपर पे, और उसको सॉल्वेंट में डिप करते हैं। सॉल्वेंट में डिप करेंगे तो ठीक है, उसमें यहाँ पे रख देंगे, ये ऊपर जाके चढ़ेगा, फिर उसको डेवलपर में, यानी डेवलपर में ऐड करते हैं तो अलग अलग कंपाउंड जो है वो अलग अलग क्या स्पॉट देता है, उससे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन मेथड। एडजॉर्प्शन यानी एडजॉर्प्शन, किसी भी सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल, अगर ये बात करें तो ये जो है अगर हम इसको इस पर रख रहे हैं तो दिस इज द एडजॉर्प्शन। सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है, हमारे हैंड का जो सरफेस है और इसका सरफेस दोनों के बीच कांटेक्ट हुआ है, दिस प्रोसेस एडजॉर्प्शन। और इसके अंदर जो इंक है बेटा, इसके अंदर इंक है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो कंप्लीटली इसके साथ क्या है, वो कंप्लीटली इसके साथ एक बल्क में क्या है, एक बल्क के साथ वो एक दूसरे से मिक्स हैं, उसको बोल रहे हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन में क्या करते हैं, इसमें एक मॉलिक्यूल को यानी रेसमिक मिक्सचर को किसी सरफेस पे एडजॉर्ब कराएंगे, और एडजॉर्ब कराएंगे तो अलग अलग वे में एडजॉर्प्शन होगा, एक 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो उसको हम सेपरेट आउट करते जाते हैं। तो ये था क्या, कुछ मेथड जो यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए। तो केमिकल मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन। यहाँ कंपाउंड का लॉस कम होता है, यील्ड हमको यूजुअल मिलता है, लेकिन इस केस में देख रहे हो हाफ मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसका ड्रॉबैक भी है। लेकिन बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए इसी मेथड का यूज करते हैं। अगर इस मेथड का यूज करेंगे, केमिकल मेथड यूज करेंगे, तो केमिकल से क्या होगा, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और मे भी वो क्या हो सकता है, हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड यानी रेसमिक मिक्सचर किस टाइप का है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो बीमारी आता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। जस्ट लाइक हियर, यहाँ पर भी देखते हैं कि जो रेसमिक मिक्सचर है वो किस फॉर्म में है। अगर इस तीनों को, चारों को देखोगे तो अलग अलग सब कुछ है। अगर मैकेनिकली अगर सुटेबल है मैकेनिकल कर देंगे। अगर वो बायोकेमिकल वाला कंपाउंड है, अगर उसमें हम केमिकल ऐड करते हैं तो डिस्ट्रॉय होगा, तो बायोलॉजिकल सेपरेशन यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर बेस्ट की बात करोगे तो केमिकल सेपरेशन बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये था बेटा क्या, रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, रेसिमाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे रेसिमाइजेशन। ठीक है, रेसिमाइजेशन क्या है, इट इज ए रिवर्स ऑफ रिजोल्यूशन।
रिवर्स ऑफ रिजोल्यूशन, यानी डी और एल सेपरेट किए हैं, उसको बैकवर्ड रेसमिक मिक्सचर में लाने को बोलते हैं रेसमाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो द कन्वर्जन ऑफ, इट इज ए रिवर्स ऑफ, it is a reverse of resolution। ठीक है, यहां लिखो it is a conversion of D and L form into racemic mixture is called racemization। ठीक है, रेसमाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस occurs in SN1 रिएक्शन। अभी आप यहीं पे रखो, SN रिएक्शन होता क्या है आगे मिलेगा। SN1 रिएक्शन, यह प्रोसेस SN1 रिएक्शन में होता है। तो कह रहा है इट इज ए रिवर्स ऑफ रिजोल्यूशन, इट इज ए कन्वर्जन ऑफ डी एंड एल फॉर्म इनटू रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, इट्स रेसमिक मिक्सचर इज टर्म्ड एज रेसमाइजेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑकर इन SN1 रिएक्शन। यानी सीधी सी बात है, यदि मान लो हमारे पास क्या है, ये ए कंपाउंड है और ये प्लस और माइनस फॉर्म में था, और इसी को क्या लिख सकते हो, DL फॉर्म में। ठीक है, यानी ये रेसमिक मिक्सचर है। तो डी और एल फॉर्म से, यानी कि डी और एल फॉर्म में होगा तो क्या होगा, ये ए प्लस है और ए माइनस है, ए प्लस है और ए माइनस, ये प्योर फॉर्म में था, इसको हमने क्या किया, ए प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दिया। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, ये मान लो ए कंपाउंड है, ठीक है, ये ए प्लस फॉर्म में है और ये वाला जो है ए माइनस फॉर्म में है। ठीक है, प्योर फॉर्म में है, यानी ये डी फॉर्म में है और ये एल फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये ए हो गया और ये DL, और इसी को लिख सकते हो A प्लस माइनस। तो प्योर फॉर्म से हमने क्या किया गया, रेसमिक मिक्सचर। तो दिस इज द रेसमिक मिक्सचर, यानी कि अगर बात करोगे तो ये क्या बन गया, रेसमिक मिक्सचर। ये प्योर इनेंशियोमेरिक फॉर्म में था और दिस प्रोसेस इज नोन एज रेसिमाइजेशन, यानी रिवर्स ऑफ रिजोल्यूशन इज टर्म एज रेसिमाइजेशन। ठीक है बेटा, तो इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वार्डेन इन्वर्जन। ये छोटे छोटे टर्म है बेटा, आपको दिमाग में रखने होंगे। वार्डेन इन्वर्जन, ठीक है, वार्डेन इन्वर्जन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ डी फॉर्म, द कन्वर्जन ऑफ डी फॉर्म into L form and vice versa। The conversion of D form into L form and vice versa, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, इन्वर्जन। is called inversion of, ठीक है, inversion। this process was
process was discovered by Walden, hence called Walden inversion। इस प्रोसेस को इस साइंटिस्ट ने खोजा क्या था, उसी को बोलते हैं क्या, वाल्डन इन्वर्जन। यानी क्या होता है बेटा, डी से एल में कन्वर्ट होना या एल को डी में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है बेटा, इन्वर्जन, इसी को बोलते हैं क्या, इन्वर्जन। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे लिए क्या, रेसिमाइजेशन एंड इन्वर्जन की कॉन्सेप्ट, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करोगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड की अगर देखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एग्जांपल देखो यहां पे, अगर हमारे पास मान लो ये है, ये कंपाउंड है और एक दूसरा जो कंपाउंड है वो ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड पे देखो तो ये क्या है, कायरल सेंटर, यानी कायरलिटी नहीं है, चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, यानी ये नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इसको काटोगे तो क्या होगा, इक्वल हाफ में कटेगा। ये क्या करेगा, यहां पे देखो कायरल सेंटर है, दिस इज द कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, और इसी को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो साइक्लिक कंपाउंड में तुमको देखना होगा कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, और क्या हो, मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर हो, तो वहां पे क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे क्या, कुछ नोट्स देखते हैं। टॉर्सरी नोट्स में देखोगे टॉर्सरी नाइट्रोजन, यहां पे लिखोगे फर्स्ट की बात करोगे तो टॉर्सरी नाइट्रोजन containing chiral center, chiral nitrogen, tertiary nitrogen, tertiary amine
containing chiral nitrogen center does not show optical isomerism. ठीक है, क्यों होगा ऐसे? मान लो हमने क्या लिखा, टर्सरी नाइट्रोजन, यानी ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, यहां पे क्या है बेटा, लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर यहां पे है। तो ये चारों ग्रुप अगर हम मान लो, इसका एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन, ये CH3, ये C2H5 और ये C3H7। ठीक है, C3H7 ये है। यहां पे क्या है बेटा, यहां पे लोन पेयर है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे ये रूम टेम्परेचर पे जो होता है, इनमें ये रूम टेम्परेचर पे ही ये क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं, यानी अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है। ये वाला ग्रुप इधर जाएगा, ये वाला ग्रुप इधर आएगा, यानी एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं। एक दूसरे में जब एक्सचेंज होंगे तो इसका मिरर इमेज आएगा ही नहीं, क्योंकि रैपिड इन्वर्जन कर रहे हैं। अम्ब्रेला इन्वर्जन इसको बोलते हैं। दिस इज द अम्ब्रेला। ये मान लो अम्ब्रेला का क्या है, डंटी है, और ये इसका छतरी है, ये वाला, ये ठीक है, ये छतरी है और ये अम्ब्रेला का डंटी है, ऐसे। ठीक है, जैसे हम लोग यूज करते हैं। अब वो क्या कर रहा है, ऊपर एकदम रैपिड इन्वर्जन हो रहा है, यानी दिस ग्रुप गोज टू हियर, दिस हियर, दिस हियर, यानी हम इसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मिरर इमेज क्या आएगा, मिरर इमेज नहीं, यानी सुपर इंपोज होगा ही नहीं, नॉन सुपर इंपोज नहीं होगा। और जब नॉन सुपर इंपोज नहीं होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यही हमने लिखा यहां पे। तो अगर बात करोगे यहां पे दिस नाइट्रोजन, अब यहां पे R3 आ जाएगा, ये R2 तो है ही, और ये तुम्हारा R1 हो गया, और ये तो ड्यू टू द अम्ब्रेला इन्वर्जन, रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू अम्ब्रेला इन्वर्जन या इन्वर्जन, ड्यू टू अम्ब्रेला इन्वर्जन they are optically inactive. Due to umbrella inversion they are optically inactive. तो this is the reason. इसका रीजन क्या ऑप्टिकली, तो इन्वर्जन, सीधे सी बात करो, अम्ब्रेला इन्वर्जन यानी अम्ब्रेला शेप में हो रहा है, इसलिए हमने इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन किया, यानी ये रैपिड एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, नॉन सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक ही कायरल सेंटर है, एक ही कायरल सेंटर पे मिरर इमेज क्या होना चाहिए, मिरर इमेज हमारा नॉन सुपर इंपोज होना चाहिए, ये सुपर इंपोज हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा बेटा, उस कंडीशन में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये। तो जैसे ये है, तो ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये रैपिड इन्वर्जन कर रहे हैं। तो केस नंबर 1 था ये, नोट नंबर 1। अगर नोट नंबर 2 की बात करोगे, यानी नोट नंबर 2 की बात करोगे, ठीक है, तो यदि हमारे पास क्या है, कार्बिन कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी लोन पेयर है। ठीक है, इस लोन पेयर है और इस पर तीनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इन्वर्जन होगा, अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये सब क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे इन्वर्जन हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। उस कंडीशन में भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, यानी यहां पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये R1, R2, R3, ये है नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये भी क्या करेगा, ये भी अम्ब्रेला इन्वर्जन हो रहा है। नेगेटिव चार्ज नहीं, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक लोन पेयर है, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है,
अम्ब्रेला इन्वर्जन होने कारण ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ध्यान देना। ठीक है, यानी कार्बन पे 3 ग्रुप डिफरेंट, अगर एक लोन पेयर आ गया तो वहां पे ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू द अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है बेटा, तो ये आज का लेक्चर यही क्लोज करेंगे। आप उसको अच्छे से पढ़िए। रिजोल्यूशन प्रोसेस मैंने आपको उसको बताया, हर प्रोसेस को। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट करोगे, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इन सारी चीजों को 1 बाय 1 आप क्या करो, एक बार दिमाग में बैठाते चलिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे सीढ़ी बढ़ेगी आपको ये पीछे से यादें आने लगेंगे, ये हर जगह यूटिलाइज होंगे, हर जगह रिएक्शन में मिलेंगे इस टाइप से। तो इसलिए पीछे को चैन को ब्रेक नहीं करना है, अपना चैन मेंटेन रखिए और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके बेटा, बाय बाय।